तो यार आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th का नया बैच। देखिए 13 फरवरी है आज, मतलब 13 फरवरी, और कल 14 फरवरी है। ठीक है, 14 फरवरी कुछ खास बात नहीं, कल संडे है। तो बात समझ लें कि 13 फरवरी को ये वीडियो आज से मतलब अपलोड किया जाएगा। और आप अगर मतलब हम जो नेक्स्ट बैच को, यानी कि जो अप्रैल में स्टार्ट होगा 11th बैच, उसको टारगेट करके चल रहे हैं, तो इसलिए 1 महीना पहले से स्टार्ट किया ताकि आप जब भी वीडियो देखने आए तो आपको टॉपिक या सिलेबस कम ना पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार इतनी जल्दी वीडियो अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 1 महीना पहले से स्टार्ट कर दिए। जब तक आप आएंगे इसको देखने तब तक आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल होगा इस पर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन के नाम पे आपको हम पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत जो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो चैप्टर नेम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। डायमेंशन की बात हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम लोग समझेंगे मैग्नीट्यूड्स के बारे में, थोड़ा बहुत फिजिक्स समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझेंगे, कुछ ऐसी छोटी मोटी इंट्रोडक्शन वाली बातें, थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी। देखिए इस चैप्टर को यार जब हम पढ़ाई कर रहे थे, यानी जब हमने आईटी वगैरह की तैयारी करी थी, तो हमने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था। और ये समस्या फिर बीटेक तक के दौरान बनी रही। मतलब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एक डीप अंडरस्टैंडिंग ना होना, बाद में भी समस्याएं आती रहती हैं। आप कुछ कभी मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी यूनिट कन्वर्जन की समस्या आती है, तो वो समस्याएं बनी रहती हैं। लगता है कि हमको सब पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप यूनिट्स को अलग से एज ए चैप्टर बहुत डीपली नहीं पढ़े होते हैं तो आपको दिक्कत होती है कंपटीशन लेवल पे। दूसरी बात आपको ये बता दें कि देखिए 3 बुक्स फॉलो करने वाले हैं। एक है जीसी अग्रवाल और एक है एचसी वर्मा, बाकी सबकी प्यारी एनसीईआरटी। ये अब इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है मेरी। खैर देखिए तो ये चीज़ें समझनी है हम लोगों को। अब इसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि बैच स्टार्ट कर दिया है, पूरा सिलेबस करवाएंगे। आप चाहे आईआईटी जेईई मेंस एडवांस, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करवाना चाहते हो, मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप केवल 11th के लिए पढ़ रहे हो, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप केवल इसी चैनल पर बने रहें। बस एक आध बार कमेंट कर दिया करें कि आपको कौन सा क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी। कोई अदर बुक अगर आप फॉलो करते हैं वो नाम बता देंगे तो हम आपको वो उस बुक के भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। मतलब सब कुछ एकदम थॉरोली, वो भी सीरियल से सब कुछ आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस पर। तो अभी फ़िलहाल देखिए चैप्टर नेम बताई दिया आपको, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो पहला है कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फिजिक्स क्या है, एकदम यार जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स एक जो है साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस। और क्या इसमें होता है, तो मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड नेचुरल फिनोमिना को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ये रहा फिजिक्स की डेफिनेशन कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। यार मैटर के बारे में आपको मैम ने बताया होगा जब 9th क्लास में आप पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे, कि मैटर क्या होता है, जो जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्थान घेरे, उसको बोलते हैं मैटर। अब बात आती कि नेचुरल फिनोमिना मतलब क्या। तो यार कुछ चीज़ें हैं, देखिए उसको हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं फिजिक्स में रिलेटेड। एक हो गया मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में यार हम लोग पढ़ते हैं फोर्स से रिलेटेड मोशन मेनली पढ़ते हैं और फोर्स पढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। इसके बाद साउंड आता है, साउंड। और साउंड को यार एक जिसमें साउंड की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, एकॉस्टिक्स।
इसके अलावा जो है आता है लाइट। तो लाइट जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसके बाद आता है हीट। हीट को आप बोल सकते हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा आप पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। इसके अलावा आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एटसेट्रा ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो इसके बाद अब बात करेंगे कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, तो यार ऐसी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो क्या करती है, जो डिस्क्राइब करती है लॉज ऑफ फिज़िक्स को, उसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो लॉज ऑफ फिज़िक्स को डिस्क्राइब करे, फिज़िक्स के नियमों को डिस्क्राइब करने वाली क्वांटिटी को हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब यार फिज़िकल क्वांटिटी के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो यार ऐसा होता है कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटी को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले जिनको कर सकते हैं उनको कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसे देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल होगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। रेशियो होते हैं आमतौर पे ये सारे। और एग्जाम्पल आपको 10th में मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती थी। और जब आप 12th में जाएंगे तो आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और भी ढेर सारे होते हैं, हमने आपको 2 बता दिए हैं। तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। फिर यार दूसरी चीज़ ऐसी होगी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ओनली। तो अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अच्छा, मैग्नीट्यूड ओनली लिखा है, कुछ लोगों को लगा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है यार। देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिखी जाती है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे 4/3, 1.5। तो इसमें बताओ यूनिट यूज़ किया है? नहीं यूज़ किया है, केवल ऐसे ही लिख दिया है 4/3, 1.5 इस तरह का। और जब लिखता है मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और केजी ये क्या हो गया? यूनिट। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू इसको मिला के बनता है मैग्नीट्यूड। यानी 10 kg, 10 केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी यूनिट है, दोनों को मिला दिया क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। तो खाली जिसमें मैग्नीट्यूड होगा ऐसे को बोलते हैं स्केलर। अब स्केलर क्या हो सकता है? मास। और मास के अलावा इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है, आपका टाइम हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब स्केलर हैं। अब आता है कि यार मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसके एग्जांपल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी फील्ड ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो इस तरह के एग्जांपल होते हैं। अब यार ज़रूरी नहीं है कि यार किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वो वेक्टर ही हो सकता है वेक्टर ना भी हो। तो कुछ मतलब, तो फिर इसके बारे में हम लोग चैप्टर जब वेक्टर का पढ़ेंगे तो उस बारे में डिस्कस करेंगे फिलहाल। और स्केलर और वेक्टर वाले मामले को हम लोग वेक्टर के चैप्टर में समझेंगे। यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब से ये सारा मटेरियल अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप तब समस्या नहीं रहेगी। खैर,
अब आप ऐसे समझिए कि यार हमने कहा था ना कि कुछ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उनका स्पेसिफिकेशन तो लिख दिया कि या तो न्यूमेरिकल वैल्यू खाली होगी, या फिर मैग्नीट्यूड केवल होगा, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। तो यार मैग्नीट्यूड जब होगा तो इसका मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन इसके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली, लेकिन उनको कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं टेंसर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? टेंसर। और इसका एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यार इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में तो आप जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, मतलब जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि यार 3 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी। इसमें भी सब कुछ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन उनको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? टेंसर। और उसका एग्जांपल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यार इस चैप्टर में चीज़ों को फिलहाल स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि अभी तो आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, उसको पढ़ने में तो लगेगा पूरा साल। और चूंकि ये चैप्टर शुरुआत में ही आ जाता है एग्जाम्स वगैरह में, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं 11th में, तो वहाँ पे आपको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब समझते हैं मैग्नीट्यूड को। देखिए इस मामले को समझना मैग्नीट्यूड वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट तो समझते हैं आप लोग, मतलब जब समय आएगा तो यूनिट आप जरूर सीखेंगे, अभी डायमेंशन वगैरह हम बताएंगे भी आपको, मगर आप मैग्नीट्यूड को पता नहीं क्यों इग्नोर करते रहते हैं हमेशा। तो यार मैग्नीट्यूड यार होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। 2-3 बातें समझ लें कि मैग्नीट्यूड का मामला बहुत गड़बड़ है यार। छोटा सा एटम से लेकर पूरा यूनिवर्स, यहाँ तक हमको चलना होता है फिजिक्स में। एटम की भी कुछ रेडियस होगी, यूनिवर्स की भी कुछ रेडियस होगी, इसकी अपनी छोटी से छोटी क्वांटिटी होगी, माइक्रो लेवल होगी, एकदम बहुत छोटी से छोटी, और बहुत बड़ी से बड़ी मैक्रो लेवल पर जाएंगे। तो समझ लीजिए मैग्नीट्यूड का झाम बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत छोटा मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और बहुत भयानक मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। तो अब अगर हम ये देखें कि मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होती है। अब एक बात समझिए कि अगर आप यूनिट चेंज कर देते हैं, यूनिट अगर चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। अगर मैग्नीट्यूड सेम रखना है, यूनिट चेंज तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, दोनों बदलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें कि मेरे पास जैसे लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर लिख लें डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यार डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है, मगर उसको लिखते हैं 1 ग्राम पर सीसी, और यही हो जाती है 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब। ये अगर आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल लिखी हैं, इक्वल हैं, कैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर इसको चेंज किया जाए तो ये हो जाएगा 10 क्यूब इंटू, ये बताइए kg है तो ये भी 10 क्यूब हो जाएगा। ग्राम में अगर बदलेंगे तो यहाँ ग्राम आ गया, और मीटर को अगर हमें चेंज करना है तो 10 का स्क्वायर होता है इंटू 3, तो देखिए क्या आ गया 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। अच्छा ये ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये देखिए क्या आ गया, कट जाएगा पूरा, तो आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे यूनिट बदल दी तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई, और क्वांटिटी अभी भी सेम ही लिखी है, यानी मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आया है, मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब सेम मैग्नीट्यूड के लिए अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हमने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की है तो क्या हमको चेंज करना पड़ गया, यूनिट चेंज करनी पड़ गई। कुछ बातें शुरू में बहुत मामूली लगती हैं, मगर इनमें जब क्वेश्चन आते हैं या घुमाता है इन क्वेश्चंस को, तो यार IIT वगैरह तक में यार इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। खैर आगे हम लोग समझते हैं
एक चीज होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक बहुत ही विचित्र कहानी है। आपने सुना होगा कि ये उस ऑर्डर की है, जैसे कोई चीज़ बोल देता है कि 10 की पावर 3 ऑर्डर की, कभी बोलता है 10 की पावर 7 ऑर्डर की, कभी बोलता है 10 की पावर 6 ऑर्डर की है। जैसे यार जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है शायद वो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है। इसको 10 की पावर माइनस 30 kg का माना जाता है। ठीक है, अगर ये लिखा है तो इसको माना जाएगा 10 की पावर माइनस 30 kg का, 10 की पावर माइनस 30 kg के ऑर्डर का माना जाएगा। अब इसमें है लोचा। लोचा क्या है वो आप समझें। देखिए, आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और आपसे पूछेगा कि ये किस ऑर्डर का है, और आपको इस तरह के आंसर देखने में कन्फ्यूजन होगी। देखिए, आपको एक जगह लिखा होगा 3.15 इंटू 10 की पावर मान लीजिए लिख दिया 6, और एक जगह लिख दिया 3.27 इंटू 10 की पावर 6। इसको बताएगा 10 की पावर 6 ऑर्डर का। आप बुक में आंसर देखेंगे तो इसमें 10 की पावर 6 ऑर्डर दिखाएगा, जबकि इस वाले में आपको दिखाएगा 10 की पावर 7 ऑर्डर, ऐसे। और फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आंसर आप जब निकालेंगे तो आपको ऐसा लिख के आंसर, भाई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर ऐसा कुछ आएगा या फिर ऐसा आएगा, और आप सोचेंगे कि यार 3.15 इंटू 10 की पावर 6 लिखा था तो ऑर्डर 10 की पावर 6 बता दिया, और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है और आंसर 3.27 आया है और 10 की पावर 6 आया तो 10 की पावर 7 ऑर्डर दिखा दिया। तो आपके मन में आएगा कि यह तो बुक का आंसर गलत है, यह आपने कैलकुलेट गलत कर दिया है, जबकि ये दोनों बातें नहीं हैं, बात कुछ और है। वो आप समझिए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 3.15, ये अगर 3.16 नहीं है, मतलब ये रेफरेंस है 3.16, ये कहाँ से आता है? तो √10 की वैल्यू होती है यार 3.162 ऐसी। तो 3.16 रेफरेंस है। अगर नंबर 3.16 से छोटा हुआ, जैसे ये लिखा है, तो इस नंबर को ऑर्डर जब निकालना होता है तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे 1, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर इतना भी हुआ 3.16 भी हुआ, तब भी हम इसको 1 ही मानेंगे और 10 की पावर 6 लिख के ऑर्डर 10 की पावर 6 लिख देंगे। लेकिन अगर नंबर इससे बड़ा हुआ, 3.16 से बड़ा आया, यानी 3.27 लिख लिया अगर 10 की पावर 6, तो इस नंबर को फिर हम लोग 10 मानते हैं, 10। तो 10 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 आ जाएगा। आप रेफरेंस रट लें कि रेफरेंस होगा वो 3.16 होगा, इतना तक होगा, यानी इससे छोटा या इससे कम तो 1 कंसीडर करेंगे, इससे जैसे ही बड़ा होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे? 10 कंसीडर कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगी पावर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर कैलकुलेट किया करते हैं। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो आप कमेंट में फिर से बता सकते हैं, अदरवाइज आपका एक क्वेश्चन कम से कम गलत हो जाएगा। आंसर निकालेगा, आप आंसर निकालेंगे किसी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा और आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल भी लेंगे, मगर यार वो जब ऑप्शन में देगा कि ये इतने ऑर्डर का है और आप वहाँ गलत करके चले जाएंगे, तो सोचिए जहाँ आपको +3 मिलना चाहिए वहाँ आपको -1 भी मिल सकता है। तो ऐसी मुसीबतों को बयाना ना दें, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझ लें कि गलती से भी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिलियन ये या मिलियन ये जहर है। आंसर कभी बिलियन या मिलियन में ना लिखें। उसकी एक समस्या समझ लें कि भैया यूएसए देखा है, मैप में तो देखा ही होगा, यूएसए में बिलियन जो होता है वो 10 की पावर 12 होता है, 10 की पावर 9 होता है। यूएसए का बिलियन 10 की पावर 9 है, और इंग्लैंड का बिलियन वो यार 10 की पावर 12 होता है। अब बताओ कौन सा वाला सही मान लें? तो यानी ये है डाउटफुल मामला, इसको जरा साइंस से रखना अलग। बिलियन मिलियन मत यूज करना। अगर आपको यूज करना ही होगा तो हम आपको कुछ और नई डेटा बता देंगे। मेरे पास डेटा है भी, हम शायद आपको बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 10 की पावर 18, तो उसको बोलते हैं एक्सा। 10 की पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, और 10 की पावर 15 को पीटा बोलते हैं, पीटा। और 10 की पावर 12 को
टेरा बोलते हैं, टेराबाइट रोबोट वाली मूवी देखी होगी। 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं और 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं। 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं और 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, ये तो अब दुनिया को पता है, किलो बोलते हैं। 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं और 10 का स्क्वायर हो अगर तो उसको बोलते हैं हेक्टो। और इसके अलावा 10 को बोलते हैं डेका और 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी और 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। ये सब आप जानते होंगे इसके आगे कहानी। तो इस तरह का झमेला है ये वाला। फिर आपको जो पता है मिलीमीटर वगैरह वाला मामला वो हम हटा देते हैं, आप थोड़ा सा देख लें कि 10 लिख ही देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको आप ज़रा नोट कर लें। ये डेटा देखिए, डेटा आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च कर लेंगे मिल ही जाएगा, ये हो जाएगा। जो सारा डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए तभी आपसे काम हो पाएगा। तैयारी यार करिए तो मतलब बहुत पक्की वाली करिए, अदरवाइज आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन अगर बेकार हो गया तो फिर क्या फ़ायदा। 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली, और 10 की पावर -6 वो होता है माइक्रो। इसके बाद आता है 10 की पावर -9, ये है नैनो, और 10 की पावर -12 होता है पीको। इसके बाद आता है 10 की पावर -15, इसको बोलते हैं फेमटो, और 10 की पावर -18 को बोलते हैं आटो, ये है एटो। ये तो ये डेटा है, आप इसको नोट करेंगे तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो आप क्वेश्चन भी देख लें। ये उसी ऑर्डर वाले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, किसी कंपटीशन का ही है शायद, नोट्स में मेरे लिखा हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए कहता है कि एक प्रोटॉन, क्वेश्चन क्या है कि रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -9 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -9 माइक्रोमीटर, और रेडियस ऑफ यूनिवर्स ये दिया है 10 की पावर 28 सेंटीमीटर। अगर हम गलत नहीं हैं तो यही डेटा है। तो अब बोला है कि पूरे संसार में आप पूरे यूनिवर्स को छान मारिए और ये बताइए कि लॉगरिथमिक स्केल अगर हम पकड़ें, तो लॉगरिथमिक स्केल के हिसाब से इसके और इसके बीच में, मतलब रेडियस किसी की आए, वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक कंपटीशन के एग्जाम में। अच्छे लोगों को दिमाग खराब हो गया था कि पता नहीं क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो इसके बीच में रेडियस पड़े ऐसा आपको बताना है। क्वेश्चन हमने एक बार अच्छे से देख लिया है, अब देखिए क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करना है। तो लॉगरिथमिक स्केल की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मान लो जिसकी रेडियस y होगी, तो इसका log y इक्वल टू वो आ जाएगा log ऑफ 10 की पावर माइनस, अच्छा पहले इसको ज़रा सही करते हैं। देखिए मीटर में लाते हैं यार, तो यूनिट ही अलग अलग है ना। तो इसको 10 की पावर -9 और ये माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -15 मीटर, और ये आ जाएगा 10 की पावर 28 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 26 मीटर। ये खेल है। अब मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस y है, तो हम log ले लेते हैं। तो log y, और मिडवे में पहुंचाना है बीच में, तो log ऑफ 10 की पावर -15 प्लस log ऑफ 10 की पावर 26, इसका एवरेज लेंगे ऐसे करके। ये है लॉगरिथमिक स्केल का चक्कर। खैर, तो इसको देखो log y लिया इक्वल टू, ये देखिए -15 log 10 आ जाएगा प्लस 26 log 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा log y इक्वल टू -15। बात समझिए, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये -15 आएगा, ये 26 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आएगा
11/2 यानी 5.5 आ जाएगा। मतलब log y आपका आया है 5.5, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 5.5। कुछ इस तरह का आपको सीन देखने को मिल जाएगा। अब बात समझिए कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, हम थोड़ा बहुत रुक जाते हैं ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो पॉज कर सकते हैं यार, आप खिलाड़ी होंगे, उम्मीद है कि चीज़ों को, ये सबको हैंडल करने के। तो देखिए, अब y इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 पावर 5.5 आया है, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब जानते हैं क्या होता है? √10 इंटू 10 की पावर 5। √10 की वैल्यू होती है 3.162 इंटू 10 की पावर 5। ये देखिए 3.16 से ज़्यादा है, मानिए इसको क्या मानेंगे? 10 मान लेंगे, तो ऑर्डर इसका बताइए कितना आएगा? ऑर्डर आएगा 10 की पावर 6। ये इसका ऑर्डर आ जाएगा 10 पावर 6। और यार इसके मेरे पास एक डेटा है जिसमें हमको मालूम चलता है कि मून की जो रेडियस है, मून की जो रेडियस है वो है 1.738 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। मून की रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ मून वो होती है 1.738 इंटू 10 की पावर 6। ये देखिए 3.16 से छोटा है, तो इसको क्या मानेंगे? इसको ऑर्डर मान लेंगे 1, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 ऑर्डर का। तो बस समझ लीजिए कि यही आंसर है, यानी वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट हमारा मून होगा। यार गूगल पे एक जगह हमने देखा था तो अर्थ दिया था, मगर अर्थ का यार जो ऑर्डर होगा रेडियस का वो होगा 10 की पावर 7 वाला। आप थोड़ा देखेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 करके आता है, तो फिर मतलब यार अर्थ की रेडियस क्या होती है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो ये तो 10 मान लेंगे, तो ये 10 की पावर 7 ऑर्डर का नहीं हो जाएगा? तो जब ये 10 की पावर 7 ऑर्डर का हो जाएगा तो अर्थ तो फिर हो ही नहीं सकता है, फिर क्या होगा? मून ही होगा। मतलब गूगल वाला यार देख के कंफ्यूज ना हो, नहीं तो हमको ज्ञान देने लगेंगे यूट्यूब पे आके। अब खैर, अब आते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स पे। अब थोड़ी बात मैग्नीट्यूड तो कर ली है, जरा यूनिट्स की भी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए। पहले कैमरा देख लें यार, गड़बड़ तो नहीं है? ठीक, इधर उधर हो जाता है ये सब, स्टैंड गड़बड़ है, हालात बड़े ख़राब हैं। खैर, तो फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं पहले हम लोग। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स देखिए मेरी बात समझिए कि जब यार हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स, तो हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज होती हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ केवल 3 यूज होती है मैकेनिक्स में। वो है, एक है मास, एक है लेंथ, और एक है टाइम। अब यार मास की या लेंथ की या टाइम की कोई भी यूनिट होगी, मास की, लेंथ की, टाइम की कोई भी यूनिट, जैसे मास की यूनिट हम दिखा देते हैं किलोग्राम, ग्राम या कुछ भी, जैसे लेंथ की मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी की सारी यूनिट फंडामेंटल यूनिट होंगी। ये सारी की सारी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। जैसे टाइम की सेकेंड या आवर या सब कुछ, तो वो सब क्या होंगी? वो सारी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। लेकिन क्या फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी यार? डेराइव्ड यूनिट वो होती है जो इनके मिल के बनती है, जो इनसे मिल के बनती है। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? जो इनसे बनती है। कैसे? जैसे मीटर स्क्वायर, ये फंडामेंटल नहीं है, ये कैसी है? डेराइव्ड यूनिट है। जैसे सेकेंड इनवर्स, जैसे किलोग्राम नहीं, जैसे हाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए। इस तरह की यूनिट आपको नजर आए, ये वाली, ये सब डेराइव्ड यूनिट हैं। ये जो है फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये इनसे बनी है। मीटर इंटू मीटर किया है तब जाके
आया आंसर। ये 1/सेकंड किया तब जाके आया, 1 किलोग्राम मीटर और सेकंड इतना सारा मिलाया तब जाके आया। तो ये सारी डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन ऊपर वाली सारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। मैकेनिक्स में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं, मास, लेंथ और टाइम जिनकी किसी भी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। खैर, इसके अलावा मैकेनिक्स के अलावा पूरी फिजिक्स को अगर हैंडल करना हो तो 4 एडिशनल यूनिट्स होती हैं, 4 एडिशनल क्वांटिटीज होती हैं, 4 एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज 4 और होती हैं, उनको समझ लेते हैं हम लोग। तो वो है टेम्परेचर, करंट, करंट माने इलेक्ट्रिक करंट, लिख ही देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 4 और होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं और यूनिट्स भी बोल सकते हैं। खैर उनको अभी बाद में समझेंगे। ये समझ लीजिए, तो आपके पास 7 हो गई टोटल। 3 हमने आपको बताई थी मैकेनिक्स में यूज करने के लिए, मास, लेंथ और टाइम। बाकी की अगर पूरी फिजिक्स को हैंडल करना है तो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 4 और ऐड कर लीजिए तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं टोटल। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं। जैसे यार लाइट ईयर है, लाइट ईयर क्या है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की। तो हो सकता है कि ये किसी यूनिट के सिस्टम में ना आती हूँ, लेकिन उस किसी भी सिस्टम की यूनिट के टर्म में इनको डिफाइन जरूर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 माइल बराबर क्या होता है, 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर होता है। अब कुछ स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारी लेंथ है, मास है और टाइम है। तो यार अगर हम लोग बात करें कि लेंथ क्या होती है, व्हाट इज़ लेंथ, लेंथ की डेरिवेशन क्या है, तो लेंथ इज़ द मेजर ऑफ इंटरवल्स इन स्पेस। लेंथ की जो डेफिनेशन है कि लेंथ इज़ द मेजर ऑफ, लेंथ इज द मेजर ऑफ इंटरवल्स इन स्पेस। स्पेस में 2 इंटरवल के बीच का मेजरमेंट है, उसको बोलते हैं लेंथ। और लेंथ की यार जो मोस्ट कॉमन यूनिट है, बच्चे को पता होती है, मोस्ट कॉमन यूनिट वो मीटर है। यार जितना अब ये आसान है मीटर को समझना और उसके बारे में बात करना, इस मीटर को यार कितने को 1 मीटर कहें ये डिफाइन करने में सैकड़ों सालों का इतिहास है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यार सबसे पहली बार क्या हुआ, जैसे आपकी ये अर्थ है मान लीजिए,
अर्थ में ये एक इक्वेटर होती है और फिर ऐसे ऐसे मेरिडियंस होती हैं। तो एक जगह है पेरिस, तो पेरिस से एक मेरिडियन गुजरती है ऐसे, ठीक। तो इस वाली मेरिडियन यहाँ इक्वेटर से देख लें, इक्वेटर से एक पोल तक, इक्वेटर से एक पोल तक पूरी लंबाई, पूरी डिस्टेंस नापी गई। इक्वेटर से इस पोल तक इतनी डिस्टेंस नापी गई इक्वेटर से। वो वाली मेरिडियन है जो पेरिस से गुजरती है, ये जगह है पेरिस, ठीक है। तो इक्वेटर से एक तरफ का पोल पकड़ा और लंबाई पूरी नाप ली। लंबाई को नापने के बाद उसको डिवाइड किया 10 की पावर 7 से, 10 की पावर 7 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 7 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आया वो हो गया मीटर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मीटर को डिफाइन करने के लिए। बात समझ लें कि इक्वेटर है, इक्वेटर तो ये हो गई और ढेर सारी मेरिडियन होती है, लेकिन एक मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? पेरिस से। पेरिस है फ्रांस के आसपास। तो यहाँ से जब एक ये मेरिडियन गुजरेगी तो इक्वेटर से पोल तक के गैप को हम नाप लेंगे, नापने के बाद उसको 10 की पावर 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? वो हमारा मीटर हो जाएगा। ये सबसे पहली बार ट्राई मारा गया था मीटर को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आते हैं 1889 में। इनको चैन नहीं पड़ा, इन्होंने कहा कि ये वाला मामला ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, ये काम नहीं करेगी। तो इन्होंने क्या किया कि यार एक वहीं पेरिस के पास में एक बार लिया प्लेटिनम इरिडियम का, प्लेटिनम इरिडियम का एक बार लिया 273.16 केल्विन और टेम्परेचर था इसका, इतने टेम्परेचर पे रखा इसको और एक बार प्रेशर, इस पे 2 स्क्रैच बनाए, एक यहाँ एक यहाँ। कहा कि इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे प्लेटिनम इरिडियम की